हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। और 9th क्लास मैं विश करती हूँ। आई होप कि आप सभी जो प्रीवियस लिंक मैंने अपलोड किया था आप उसको देख लिए होगे, कॉपी में नोट डाउन कर लिए होगे एंड प्रॉपर रिवीजन कर रहे होगे। देखो, एक बात तो ध्यान रखना, जो भी आप में से वीडियो देखे, ओके, अगर वो वीडियो देख रहा है मेरे चैनल पर या किसी और चैनल पर, तो आई एम श्योर कि वो एक लर्नर बन गया है। और एक लर्नर के पास हमेशा एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमें डिस्कस करना है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना सीबीएसई में आपकी किताब में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक गुड डेमोक्रेसी का फीचर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं अभी जितने पॉइंट्स आपको बताऊंगी ना, वो सारा आपके दिमाग में मेमोराइज होना चाहिए, ओके। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता कि जो इलेक्शन होता, हमने कल डिस्कस किया था, इलेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सिंबलाइज करते हैं। यही था, ठीक है। इलेक्शन, चुनाव का फ्री एंड फेयर होने का मतलब है कि इसमें किसी तरह का करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके द्वारा ही इसको पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है इसमें कि जो पर्सन्स हैं, जो पीपल्स हैं, डिफरेंट सोसाइटी के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, सबकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, ओके। दूसरा टॉपिक आता है आपका, जो आपका डेमोक्रेसी है उसमें मेजोरिटी रूल होना चाहिए, ठीक है। मेजोरिटी रूल क्या होता है, एक तरह से समझना। देखो, मेजोरिटी रूल रहेगा, बट जो माइनॉरिटीज हैं हमें उनके डिजायर्स का, हमें उनके राइट्स का भी एक तरीके से ध्यान रख के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना चाहिए। मेजोरिटी रूल बेसिकली क्या होता है, चुनाव हुआ, चुनाव में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से खड़े होते हैं, ठीक है। लोग उनको वोट देती है, जनता वोट देती है, और जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ता है इलेक्शन में उसको क्या बनाया जाता है, प्रॉपर लीडर बनाया जाता है। लेकिन एक बात समझना होगा, यहाँ पर माइनॉरिटी राइट का मतलब ये है कि हो सकता है जो मेजोरिटी में पर्सन्स हैं, 90% पीपल जिनको चुन रहे हैं, या 80% पीपल जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुने हैं, अगर वो चुने तो अपने थॉट से चुने हैं। हम एक मशीन है, ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, हम किसके अनुसार वर्क करते हैं, अपने आइडियोलॉजी, अपने विचार के अनुसार, ओके। एंड कितने बार क्या होता है, जब हम सोसाइटी के बीच में रहते हैं तो हम अपने थॉट के अकॉर्डिंग भी वर्क नहीं करते, हम काम करते हैं किसी और के आइडियोलॉजी के अंदर, कि हाँ, समाज में 10 लोग ये बात बोल रहे तो भाई चलो वो सही होगा, उसी को वोट दे के आना चाहिए। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि जो मेजोरिटी है वही हर बार एकदम सही प्रूव हो। तो अगर 10% माइनॉरिटी किसी बी पर्सन को वोट देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं, उनकी डिजायर्स क्या है। देखो, इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वोट दिया, चुन लिया और वो हमारे लिए काम करेगा। नहीं, वो काम क्यों करेगा, हमारे डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। मान लो तुम मुझे टीचर बनाए हो तो मैं काम तुम्हारे लिए करूंगी ना, कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ। भाई, डिजायर क्या है, तुम्हारे एग्जाम में पास होना। तो ये चीज समझना होगा आप लोग को। अगर वो माइनॉरिटी वाले भी कोई डिजायर लेके बैठे हैं और वो किसी सेकेंड पर्सन को वोट दे रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो मेजोरिटी वाले पर्सन में नहीं दिखा उन्हें। तो गवर्नमेंट को इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था आपका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा पॉइंट था मेजोरिटी रूल, बट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स। यहाँ पर देखो, पॉलिटिकल के स्टूडेंट एक बात समझ लेना, जब आप आगे पढ़ोगे तो माइनॉरिटी, पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग को भी बोला जाता है, जब आप अम्बेडकर सब पढ़ोगे उसमें, ठीक है। यहाँ पर माइनॉरिटी पिछड़ी जाति को नहीं बोला जा रहा, माइनॉरिटी उनको बोला जा रहा है जो मतलब कम रेशियो, जिनको कम रेशियो मिला है एक तरीके से वोटिंग का, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट। प्रोटेक्शन ऑफ राइट का मतलब क्या होता कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये राइट जो हमारे पॉलिटिशियन उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। क्यों प्रोवाइड किया, एक बात समझना, हम बोलते हैं राइट टू स्पीक है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो समझो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक बहुत अच्छे से मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनको बहुत अच्छे से वैल्यू दी जाती है। यानी
किसी भी पर्सन के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ना जेंडर बेस पर, ना कास्टिज्म के बेस पर, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कलर के आधार पर भी। अब तो खैर नहीं होता, पर कितने बार क्या होता है, एक तरीके से गांव घर में आप देखोगे कुछ बच्चे हैं और कोई बहुत सांवला बच्चा है तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता। नहीं, ये गलत है। वो सामने तो नहीं बोलेंगे, ये चीज टीचर को उन्हें बताना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में सबके लिए समान अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट आता है आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। इसका मतलब क्या होता, देखो लॉ समझना कानून, ठीक है। अब एक चीज समझना, थोड़ा मैं डीप बता रही हूँ आप लोगों को। हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मैंने बताया था सम प्लस विधान। सम यानी हम, विधान यानी नियम, रूल, ठीक है। हमारा संविधान है, ऐसे समझो एक राजा होता, राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होते हैं, सिपाही होते हैं, सेपॉइट्स होते हैं, ठीक है। वैसे संविधान है, संविधान को प्रोटेक्ट कौन करेगा, जो लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि लोग तो बहुत तरह के होते हैं। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है। अब एक चीज आप समझोगे, जो भी बंदा डेमोक्रेसी में आता है या गवर्नमेंट ऑफिसर होता है या कोई भी एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो, उसको एक बात याद होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जो बंदा, भले वो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, इवन वो पीएम ही क्यों ना है, वो किसका प्रोटेक्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो लॉ की नजर में चाहे वो सुपीरियर बॉडी हो, चाहे वो माइनर बॉडी हो, सब एक समान है। कानून की नजर में सब एक समान है। पर बेसिकली क्या हमें देखने को मिल जाता है कि जो एमपीस हो गए, एमएलए हो गए, और जो उनके लिए काम करते हैं उनके स्टाफ पर्सन, वो तो ये सोचते हैं कि चलो एमपी ने काम दिया, हमें एमपी के लिए काम करना है। इवन वो ये नहीं सोचते कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है। गॉट इट? लेकिन ये बहुत गलत चीज है। अगर हम उस जॉब में हैं, हम उस अधिकार में, इवन गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या प्राइवेट ऑफिसर हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। हम किसके लिए जिम्मेदार हैं? अपने संविधान को आंसरेबल है, हम अपने संविधान के प्रोटेक्शन के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर एक बंदा चुनाव में खड़े होकर पीएम बन रहा है, ठीक है, तो भाई वो पीएम बन के हमारे लिए काम कर रहा है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा संविधान ने कहा है। तो हर एक पर्सन, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, किसके लिए जिम्मेदार है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो जो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गुड डेमोक्रेसी का। इसके बाद आता है आपका सिटीजन पार्टिसिपेशन। ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इसे अपने दिमाग में तुम लोग बैठा लोगे। सिटीजन पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, समझना एक चीज। सिटीजन, नागरिक, ओके। अब नागरिक होते क्या है वो चीज समझो। एक नागरिक, देखो इस वर्ल्ड में बेसिकली दो ही जेंडर है इस धरती पर, मेल और फीमेल, ओके। लेकिन कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा जेंडर वाइज चला था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चला था एक तरीके से। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या होता है कि वहां पर मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज समझो, कितने कंट्री ऐसे थे जो मतलब केवल मेल पर्सन को वोट का अधिकार दिए थे कि हाँ उनको राइट है वोट देने का, दैट मीन्स इनडायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। देन पॉलिटिशियन ने ये सोचा, ठीक, कि जो महिलाएं हैं वो भी तो उस देश में रहती हैं, क्या वो नागरिक नहीं है? ठीक है, यानी मेल हो या फीमेल हो, देखो अगर एक मेल बाहर जाके जॉब कर रहा है, कंट्री के इनकम में ग्रोथ ला रहा है, तो महिला घर को संभाल रही है, ठीक है। अगर वो घर को संभाल रही तभी तो बाहर जाके वो जॉब कर पा रहा है। ये थॉट तुम बाद में समझोगे। तो अभी तुम इतना समझो लेके कि यहाँ पर क्या होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन को प्रेफरेंस दी गई है, मेल फीमेल इक्वल पार्टिसिपेशन। अब तुम्हें एक चीज याद रखना होगा, देखो कुछ कंट्रीज ऐसे थे, आपके सीबीएसई की बुक में बात बताई गई, जहां पर महिलाओं को काफी लंबे समय तक इलेक्शन का, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का राइट नहीं दिया गया था। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, वहां 2015 में महिलाओं को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार दिया गया है, राइट टू वोट दिया गया है। इंडिया की हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1919 आया था, उसमें ये बात ऐड की गई थी कि हाँ
इंडिया जब डेमोक्रेसी कंट्री इन फ्यूचर बनता है तो महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा अगर हम बात कर लें तो चाइना में महिलाओं को 1936 में वोट का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखना। और वोट से मुझे दो और चीज बात याद आ रही है, वो भी नोट कर लोगे कि सबसे पहला देश न्यूजीलैंड रहा है जो 1893 में महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संसद के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया था। दूसरी बात, 1906 में एक देश आता है फिनलैंड। ये दोनों पहले देश बने थे। न्यूजीलैंड पहला देश बना, ओके, जिसने महिलाओं को अधिकार दिया जो संसदीय चुनाव होते हैं उसमें वोट देने का। पर फिनलैंड 1906 में पहला देश बनता है जो वोट का अधिकार तो देता है, साथ साथ फीमेल्स को चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार देता है। ठीक है, देखो ये दो चीज मैं सीबीएसई से अलग हटके बता रही हूँ, वो इसीलिए अगर ये चीज तुम ऐड करोगे आंसर शीट में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नंबर गेन होंगे। तो आज हमने 5 फीचर्स पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कल हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। कल हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इसकी नीड है, हम कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ये छोटा छोटा टॉपिक कवर करेंगे। और जितना आज पढ़ा उसको कॉपी में नोट करोगे और लर्न करोगे, और जो समझना है मुझसे तुम ऑफलाइन क्लास में पूछोगे। चलो, थैंक यू सो मच।